चलिए, ये तो आपने जाना यूटीआई के सफ़र के बारे में, लेकिन यूटीआई के बाद एसबीआई पहला नॉन यूटीआई नाम बना जिन्होंने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। यहाँ पर हमने देखा कि जून एंड तक 6.47 लाख करोड़ एयूएम के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा फंड हाउस बना। कैसा रहा अब तक का इनका सफ़र, जानते हैं डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड से। टीपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। आज़ादी के 75 साल और उसका अमृत महोत्सव का जश्न हम मना रहे हैं और इस जश्न में तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों को लेकर जो कहानियाँ भारत ने गढ़ी है उस पर हमारा फोकस है। और जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो हम एसबीआई को तो भूल ही नहीं सकते हैं। यूटीआई के बाद अगर हम देखें तो एक नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड जो कि सरकारी तौर पर निकला, वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की शुरुआत थी। शुरुआत करूंगी मैं। सफ़र किस बात से शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारा सफ़र बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का होंद में आना स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। 1987 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कारोबार था, तो उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये बोला था कि भारत के नागरिकों को एक और ऑप्शन देने के लिए स्टेट बैंक को बोला जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करें। उसके उन हिदायत के अंतर्गत ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ही महीनों में एसबीआई म्यूचुअल फंड का गठन कर दिया था। बट तो ये यूटीआई के रहते ज़रूरत क्यों पड़ी इसके गठन करने की? इसके पीछे भी क्या कोई वजह थी, कोई कहानी थी? क्योंकि यूटीआई जो था एक स्टैट्यूट के अंतर्गत बनाया हुआ एक फंड था। हाँ। उसकी उस वक्त ज़रूरत ये पड़ी कि जैसे बहुत से बैंक हैं, कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, हाँ। और उस वक्त ये धारणा आई कि कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और जो भारतीय स्टेट बैंक की रीच है अक्रॉस द कंट्री, उसको देखते हुए भी कैसे इस म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट है, जो यूनिट्स हैं, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में कैसे लोगों के पास पहुंचाया जाए। तो उस वक्त ये सोचा गया कि यूटीआई म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी उनकी जो पहुंच थी एक बहुत लिमिटेड थी, तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया ताकि पूरे हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड को लेके जाया जा सके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1987 की, है ना? तो वो दौर और आज का दौर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये वो दौर है जब सेबी का भी गठन नहीं हुआ था, है ना? तो किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को रोल आउट किया गया? देखिए, उस वक्त जब शुरू किया गया तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ऑलरेडी थी, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर था जो सेबी नहीं थी। हाँ जी। उसको सीसीआई बोलते थे, जिससे ये परमिशंस वगैरह ली जाती थी। हाँ। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड उसका एक हिस्सा था। ठीक है। और इट वाज वे बैक बिफोर 87 ओनली। तो उस वक्त इसको बना दिया गया था। हाँ। तो उसके अंतर्गत ही हम काम करते थे। म्यूचुअल फंड की होंद बाद में आई, और ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशन तो बहुत बाद में आया। अच्छा। परंतु उस वक्त एक ये था कि यूनिट है, इसे एग्रीगेटेड स्कीम, जो बेसिक कंसेप्ट था। हाँ। कि दिस इज फॉर एग्रीगेशन ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम वेरियस पीपल, एग्रीगेटेड, पुल इट डाउन एंड देन इन्वेस्ट इन द मार्केट। परंतु ना तो उस वक्त इस तरह की रिसर्च थी, ना ही इस तरह का जिसको कहते हैं कि जो कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल होते थे। हाँ। उस वक्त काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक इसके ऊपर बहुत प्राउड है, बहुत मान है इसके ऊपर कि हमने अपने आप को, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरा समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया, एंड टुडे वी कैन से विद प्राउड, पूरा इसमें मान है कि हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री। एक सवाल जो मुझे आपसे अभी पूछना है, क्योंकि उस वक्त कोई ढांचा नहीं था, देखिए, म्यूचुअल फंड को कंस्ट्रक्ट करने का। तो आजकल तो हम सब जानते हैं कि एसआईपी बहुत ही बेहतरीन तरीका है निवेशकों के लिए पैसे डालने का। उस वक्त पैसे कैसे लिए जाते थे, निवेशकों से बात कैसे की जाती थी? देखिए, अभी तो हमारे पास तमाम तरह के माध्यम है, सोशल मीडिया है, अखबार है, बहुत ज़रिए हैं निवेशकों तक पहुँचने के लिए। एसबीआई की पहुँच हमेशा से ही बड़े शहरों की तो बात ही नहीं है, छोटे मझौले शहरों में बहुत ज़ोरदार रही है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे स्थापित किया गया? क्योंकि उस वक्त भी म्यूचुअल फंड तो ऐसा नहीं है लोगों को पता होगा कि अच्छा ये एक नया निवेश का जरिया है, पैसे लगाने चाहिए। ये सब कैसे हुआ? उस वक्त भी म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम आती तो उसको ऐसे ही पेश किया जाता था जैसे कोई आईपीओ आता है। अच्छा। फिजिकल फॉर्म्स, मेरे को याद है मेरी शुरुआत थी अपने कैरियर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उस वक्त जी। तो जैसे लाइन लग जाती थी, कोई स्कीम आती थी फॉर्म लेने के लिए। अच्छा। लोग फॉर्म
फॉर्म पे प्रीमियम होता था, ब्रोकर प्रीमियम चार्ज करके फॉर्म देते थे, वो एक समय था। मेरे को याद है उस वक्त एक मॉर्गन स्टैनले भी आया था जब बाद में, तो उन्होंने भी जब अपनी स्कीम निकाली थी तो पूरी लाइनें लगी हुई थी बैंकों के बाहर। तो उस वक्त का दौर और आज के दौर में तो ज़मीन आसमान का अंतर है ही है। वो अभी तो वो लगता है कि वो दौर कैसे चल सकता था। बिल्कुल, हाँ। तो उस वक्त तो परंतु वो वैसे ही था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में तो अपने उस वक्त भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आज भी हम जब कभी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं तो वो कहते हैं हमने उस वक्त एसबीआई म्यूचुअल फंड की बहुत स्कीम बेची हैं। बड़े मान के साथ ये कहते हैं कि 1990 में, 1987 में, 1993 में, तो उन्होंने बहुत बेची हैं और तब से वो जुड़े हुए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो यही है कि बैंक तो करता ही करता था, परंतु अदर जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने भी बहुत काम किया है इसमें, और वो प्रथा आज भी चली हुई है। मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है कि एसबीआई के नाम में ना हमेशा से एक अपनापन महसूस होता है, हमेशा घर वाली फीलिंग आती है, और ये उसी समय से चली आ रही है जो काफ़ी हद तक समय बीतते बीतते हमने देखा है बस बड़ी ही है। कौन सा पहला फंड लॉन्च हुआ और उसके बारे में कैसे आगाह किया गया लोगों को? मुझे याद है पहले तो हमारे उस टाइम क्लोज एंडेड फंड ही आया करते थे। अच्छा। तो उस वक्त क्लोज एंडेड इक्विटी के क्लोज एंडेड फंड होते थे। मैग्नम फर्स्ट फंड वाज 1987 मैग्नम रेगुलर इनकम स्कीम। अच्छा। परंतु जो एक बड़ा फंड आया था वो आया था 1990 में बाय द नेम ऑफ मैग्नम मल्टीप्लायर। अच्छा। तो उसको उस वक्त उसके बिल्कुल फिजिकल सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होते हैं कि इतने यूनिट, इतने पूरा एक सर्टिफिकेट होता था, लोग अपने घर की अलमारी में संभाल के रखते थे, और ट्रेड होता था, उसके पीछे ट्रांसफरेबल होता था। तो ट्रांसफरेबिलिटी लोग जाके बाजार में बेचते थे उसको। उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज भी इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज है। तो बाजार में जाके बिकता था और बहुत बहुत प्रीमियम होता था। किसी को पता नहीं होता था कि ये इसके अंदर पोर्टफोलियो क्या है। देयर वाज नो पब्लिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो आल्सो। अच्छा। सिर्फ एक दूसरे के सुन के यार एसबीआई म्यूचुअल फंड में ये है वो है, और उसकी वजह से 10 रुपये वाला यूनिट 100 रुपये में बिकता था। और एनएवी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। एनएवी का कंसेप्ट बहुत बाद में शुरू हुआ कि हर रोज़ उसकी वैल्यूएशन करके सिर्फ ये एक तरह से बोल दो कि सट्टे के हिसाब से चलता था। अच्छा। कि उसकी रेट हर रोज़ 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे, इस तरह से बिकता था वो। परंतु उसके बाद 1993 में एक और स्कीम आई मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस। तो परंतु ये पूरा इसका जब सेबी के आने के बाद पूरा इसका शेप चेंज हो गया। ओपन एंडेड फंड शुरू हुए, पब्लिकेशन शुरू हुए, एंड इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। दो वी हैव evolved a big way and we are much ahead of the curve। हम अपने इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, रेगुलेशन के मामले में आज की डेट में हिंदुस्तान का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन इज मच अहेड ऑफ अदर्स। तो जब ढांचे की हम बात करते हैं तो उस वक्त तो कोई फंड मैनेजर भी नहीं रहे होंगे? फंड मैनेजर तो थे शुरुआत में, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड में था या यूटीआई के, तो अपना कैडर होता था। अगर आप यूटीआई की बात करें तो वही व्यक्ति मार्केटिंग में भी काम करता था, कभी फंड मैनेजर बन जाता था, तो कभी कुछ मतलब मल्टीफेरियस, जैसे बैंकों में आज काम होता है कि आप डिपॉजिट भी देख रहे हो, लोन भी देख रहे हो, उस तरह का था। एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी उस वक्त लोग डेपुटेशन से आते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, किसी ने ट्रेजरी में काम किया, क्योंकि कोई रेगुलेशन थे नहीं। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है और उसके बाद तो बाजार अपने आप ही करता रहेगा, उसको ऊपर करना है नीचे करना आपका काम ही नहीं है। तो उस वक्त का तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड चलते थे, तो आज की डेट में तो एक ये सोच के भी लगता है कि कैसा म्यूचुअल फंड ऐसे चल सकता है। बिल्कुल। तो मतलब वो समय था तो बहुत लोग म्यूचुअल फंड से डेपुटेशन, बैंक से डेपुटेशन पे थे। तो ये जो प्रथा उसके बाद करीब ईयर 1998 में, मेरे को याद है, उस वक्त मार्केट से फंड मैनेजर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तो हर हाल में एसबीआई से ही होता था शुरुआत। मार्केट रिक्रूट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर करीब 2000-2001 में शुरू हुआ। फंड मैनेजर उस वक्त थे, मेरे को याद है उस वक्त भी आईआईएम से डायरेक्ट रिक्रूट किए गए थे फंड मैनेजर्स, एंड द जर्नी स्टार्टेड इन 1998। अच्छा। एंड देयर आफ्टर वी हैव नॉट सीन बैक। टुडे इज द एब्सोल्युटली प्रोफेशनली मैनेज्ड, वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, एंड एज द पूरा पैसा जो निवेशकों का है, एक बहुत ही सूझवान सुलझे हुए फंड मैनेजर्स के पास है, जो कि हर तरह से बाजार में सबसे ऊपर है। उस दौर में निवेशकों की मानसिकता के बारे में मुझे बताइए। क्या उनमें हिचकिचाहट होती थी? क्या उन्हें डर लगता था बाजार में पैसे लगाने से?
क्योंकि उस वक्त कभी अभी भी खैर लोग फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट में अभी भी विश्वास रखते हैं, लेकिन उस वक्त का दौर बिल्कुल ही अलग था। उस वक्त के दौर में तो मैंने सुना है कि लोग अपने चावल के डब्बे के अंदर और जगह पैसे बचत के नाम पर डाल के रखते थे। तो बाजार में पैसे लगाना उनके तो बहुत नया कॉन्सेप्ट होगा। नहीं, वो देखिए उस वक्त आपके एजीएम भी ऐसे ही होते थे। हाँ, मेरे को याद है कि अभी कुछ साल के पहले की बात है, हाँ, जबकि एक इवॉल्व हो चुका था। हाँ, उस वक्त पूरा एजीएम जब 10 लाख करोड़ हुआ था, हाँ, तो उस वक्त किसी ने एक बहुत सीनियर सीईओ को पूछा था कि आपको क्या लगता है कि 20 लाख करोड़ कब होगा, तो उन्होंने कहा कि 5 साल लगेंगे। हाँ, और एक्चुअली 1.5 साल लगा। तो उससे पहले एजीएम भी बहुत कम होते थे। हाँ, हाँ। तो जो पूरे इंडस्ट्री का एजीएम बस 30-40 हज़ार करोड़, तो आज की डेट में हम 38 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो वो जब 25-30 हज़ार करोड़ था, उसमें भी यूटीआई के पास द लॉयंस शेयर 15,000-20 हज़ार करोड़ उनके पास होता था, बाकी 10-15 हज़ार करोड़ पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, जैसे जैसे रेगुलेशन आए, जैसे जैसे कम्युनिकेशन ठीक हुआ, तो साइज़ भी बढ़ता गया। परंतु उस समय के हिसाब से 25-30 हज़ार करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट था। और इन्वेस्टर तो देखो, निवेशक तो उस वक्त भी थे, निवेशक आज भी है। आज भी सही बात है। आज कहते हैं ना घर घर निवेशक है। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त निवेशक जो है, हाँ, वो एक कुछ लोग ही होते थे, चुनिंदा लोग ही होते थे। और दूसरा उस वक्त पुश प्रोडक्ट था। हाँ, आपको किसी ने पुश कर दिया, बैंक ने पुश कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पुश कर दिया। हाँ। नॉलेज नहीं होती थी, कोई कह रहा है तो उसकी बात मान के कर दिया। 2008 और 2009 ये एक ऐसा दौर था जो पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण भरा था। भारत में इस दौर को अगर म्यूचुअल फंड की नज़र से मैं देखना चाहूँ तो कैसे इसका सामना किया, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? देखिए, उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया में था वो लिक्विडिटी का था। सही बात। एक्चुअली एवरीथिंग केम फ्रॉम, क्योंकि वेरी हाई लीवरेज इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। हमारे ऊपर जो ज़्यादा दिक्कत थी वो लिक्विडिटी की थी। डिफ़ॉल्ट की इतनी दिक्कत नहीं थी, कंपनी डूबी नहीं इंडिया की उस टाइम भी। कुछ कंपनीज को, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज थी या कुछ और कंपनीज थी, उन्होंने थोड़ा डिले किया पेमेंट, परंतु बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की मतलब उस वक्त ये था कि लोगों का विश्वास ज़रूर ख़राब हुआ, लोगों को समय पे पैसा नहीं मिला, रिटर्न्स कम आई। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम क्या देखते हैं कि ये हमने एक दौर ऐसा बना दिया है, एक म्यूचुअल फंड को बैंकिंग प्रोडक्ट की तरह बनाने के लिए हमने कहा कि अगले दिन पैसा मिल जाएगा। हाँ, वो होता नहीं है, सही बात हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो उसको थोड़ा उस वक्त भी चेंज करने की ज़रूरत थी, उसको आज भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस दौर में मुझे बताएं, ख़ास तौर से सेबी ने क्योंकि बहुत सारे कदम उठाए थे म्यूचुअल फंड के निवेशकों के हितों का ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, एसबीआई की बात है, तो आपने भी एसबीआई फंड गुरु इनिशिएटिव भी शुरू किया था शायद उसी दौर के आसपास, या 2013 में मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सेबी ने किस तरह से निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में एक बार फिर से भरोसा लाने की कोशिश की, और उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, एक तो एसबीआई सेबी ने उस वक्त भी ये किया था कि लोगों को इनकरेज किया कि आप इन्वेस्टर एजुकेशन में बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल। हाँ। और उस वक्त उन्होंने ये भी किया कि इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए अलग से फंड बनाओ, उससे कंसेप्चुअल नॉलेज दी जाए। वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो एमफी है, जो बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उन्होंने जब ये एडवर्टाइजमेंट शुरू की कि म्यूचुअल फंड सही है, उससे लोगों में म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की जागरूकता पैदा हुई। राइट। और म्यूचुअल फंड ने किया कि उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको टैक्सेशन के बारे में, उनको लिक्विडिटी के बारे में, ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में वो बताना शुरू किया। और लोगों को धीरे धीरे समझ आया बाजार से पैसा लंबे समय तक रखने से बनेगा, अगर छोटे समय में रखने में पैसा बन गया तो बोनस समझो। तो आखिरी सवाल, आज़ादी के 75 साल आज़ाद भारत को लेकर आपने कई सारे सपने आपके सामने साकार होते हुए देखे होंगे। नया सपना भारत के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए आपने क्या बुना है जो आप साकार होता हुआ देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में? आज की डेट में हम बात कर रहे हैं घर घर तिरंगा। हाँ जी। हम तो कह रहे हैं घर घर म्यूचुअल फंड। वाह। वी इन एसबीआई म्यूचुअल फंड वी बिलीव कि वी शुड बी द फंड मैनेजर्स ऑफ एवरी इंडियन। जी। जैसे हमारा पेरेंट कहता है बैंकर टू एवरी इंडियन, वी वांट टू बी द फंड मैनेजर्स टू एवरी इंडियन। दैट इज द थिंग। हर जगह पे पहुंचना चाहते हैं और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टिक मार मत करो कि म्यूचुअल फंड में लगा दिए, जितना लगा सकते हो लगाओ। हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है। खास तौर पे मैंने अभी अपनी बातचीत में बच्चों की बात नहीं की, बच्चों के लिए स्कीम है। अगर मेरे को कैपिटल जनरेट करना है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वो स्कीम है, सोल्यूशंस है।
सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा हैं, हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, सिर्फ सोचने की बात है। तो वही हमारा एक विश्वास है कि हर घर में म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड there's no doubt about it कि म्यूचुअल फंड will be bigger than banking industry in next 1 decade. That's what you asked. So if not bigger, it will be equal to the banking industry. तो आर्थिक आज़ादी के लिए आर्थिक साक्षरता बहुत ज़रूरी होती है और SBI म्यूचुअल फंड वो तमाम कदम उठा रहा है जिससे हर भारतीय का सपना आर्थिक आज़ाद होने को लेकर पूरा होने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।